नमस्कार। साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आज अतिथि के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं शब्दों की दुनिया की, रेडियो कमेंट्री की दुनिया में जाने माने हस्ताक्षर सुशील दोषी जी। सुशील दोषी जी किसी परिचय के मुहताज नहीं है। मेरी आवाज ही पहचान है की तर्ज पर जिस देश में क्रिकेट को धर्म माना जाता हो और क्रिकेटरों को भगवान या देवता, उस देश में जन जन तक अगर आज भारतीय क्रिकेटरों को उनकी यह पहचान मिली है, तो उसके पीछे सुशील दोषी की आवाज का भी बहुत महत्व है। हिंदी कमेंट्री के जनक के रूप में आपकी पहचान है। जिस जमाने में छोटे मतलब मैं जिस पीढ़ी से बात कर रहा हूँ, उसके पिताओं का बचपन भी कहें या उनके पिताओं का यौवन कहें, जिस दौरान क्रिकेट के प्रति भाग रहा था, दीवानगी और दूरदर्शन भी नहीं था, रेडियो की शुरुआत हुई थी और रेडियो पर कमेंट्री की बात की जाती थी। उस ज़माने से आपने रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री को कि क्रिकेटरों को और उस खेल को घर-घर में पहुँचाया। आज जब हम धर्म की बात करते हैं और क्रिकेट के रूप में बड़े-बड़े क्रिकेटरों की बात करते हैं, तो वो इसलिए आप सब तक पहुँच सके क्योंकि सुशील दोषी जैसे लोगों की आवाज़, उनका श्रम, उनका परिश्रम और उनकी मेहनत क्रिकेट खेल को बिना किसी दूरदर्शन या बिना किसी कैमरे के अपनी आवाज़ से जन-जन के बीच पहुँचाना एक बहुत बड़ा काम था और उसकी जो बुनियादी तामीर खड़ी हुई, उस पर सुशील दोषी जी का बहुत बड़ा योगदान है। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत और हमें खुशी है कि मैं आज उस शख्सियत से बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक स्कूल, एक संस्थान और बहुत बड़ा काम जो आपका योगदान है क्रिकेट की दुनिया में, वह स्वर्णाक्षरों में जिसको कहें कि लिखा जा चुका है। तो आपका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी है। बहुत धन्यवाद आपको, आपने इतने अच्छे शब्द मेरे लिए कहे। मैं समझता हूँ कि एक विनम्र सेवक हिंदी का मैं तो यही कहूँगा, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं अच्छा कमेंटेटर बनूँगा या नहीं, और बस हिंदी का अध्ययन करता रहा। इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था मैं तो, हिंदी को कोई पढ़ाते नहीं थे। लेकिन जो कुछ स्कूल में सीखा और व्यक्तिगत दिलचस्पी से जो कुछ मैं सीख पाया, और बड़े-बड़े लेखकों, बड़े-बड़े कवियों का मैंने काफ़ी अध्ययन किया अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पी से, और आज मुझे खुशी है कि मुझे इंजीनियर के नाम से कम जानते हैं और एक हिंदी कमेंटेटर के लिए हिसाब से और हिंदी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को हिंदी का एक बहुत ही विनम्र सेवक मानता हूँ, जिसने इस कोई काम कर दिया, जैसा आप कह रहे हैं, मुझे तो पता भी नहीं था। मैंने तो वो काम किया जिससे मुझे मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुशील दोषी जी को क्रिकेट में कमेंट्री के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। इसके अलावा आपने क्रिकेट में जो काम किया, जो आवाज की जादूगरी से लोगों के दिलों में जगह बनाई, उस क्षेत्र में नई प्रतिभाएं आ सकें। क्रिकेट के कमेंट्री के दौर में जो कुछ आपने अनुभव किया, उसको केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आप लोगों तक, युवा पीढ़ी तक, जन-जन तक पहुँच सके, उसके लिए ढेर सारी किताबें भी लिखी हैं। जो आपकी किताबें रही हैं, उनमें क्रिकेट की महाभारत बहुत ही रोचक संस्मरण है इसमें, क्रिकेट के मुकाबलों का, भारतीय क्रिकेट की भूली-बिसरी यादें, यानी जिस दौर से आज आप टेस्ट और उससे पहले टूर्नामेंटों का जो रणजी से लेके दूसरे जो टूर्नामेंट होते रहे, उस तरह से 5 दिवसीय और उससे भी पहले जब ब्रिटेन गुलाम भारत हम कह सकते हैं कि जब पहली टीम खड़ी हुई है, उस ज़माने के बाद की चीज़ों का, और जो उन्होंने देखा किस तरह से क्रिकेट के मैदान में और उस मैदान के पीछे भी जिस तरह की राजनीति होती रही हर क्षेत्र में, तो उस उन यादों को भी संजोया। इसके अलावा खेल पत्रकारिता क्या है, उस पर आपकी किताब इसी नाम से है, खेल पत्रकारिता,
वह पत्रकारिता के जो लोग जो पत्रकारिता करना चाहते हैं और बतौर खेल पत्रकार अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विश्व कप क्रिकेट पर भी आपकी एक पुस्तक आ चुकी है, जो कि अपने आप में अनूठी पुस्तक है और विश्व कप के इतिहास को संजोती है। इसके अलावा विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत और उसके जो चरण हैं, उसके बारे में बताती है। कप्तानों का बचपन यह पुस्तक आप उन युवाओं के लिए क्या कहें किशोरों और बच्चों के लिए आपने लिखी है, जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। हम लोग जिस ज़माने में पढ़ाई-लिखाई करते थे, आप लोगों के समय में जो युवा लोग हैं वो बदल गया है समय, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो हमें कहा जाता था कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। तो उस दृश्य को या उस दृष्टांत को दोषी जी ने बदला है इस किताब में। कप्तानों का बचपन कर आपने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे जो महान कप्तान हुए हैं, उनके बचपन में किस तरह से गुजरे, इसलिए हताशा, निराशा की बजाय एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए और क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, खेलना चाहते हैं और उसमें करियर बनाना चाहते हैं, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं जिस पुस्तक के साथ अभी उपस्थित हूँ, मेरे हाथों में 2 पुस्तक है। क्रिकेट कमेंटरी, एक कला एक विज्ञान। इस पुस्तक की चर्चा मैं बुक कैफे में कर चुका हूँ। इस पुस्तक के बारे में आप जो जानकारी चाहते हो, आप लोग ले सकते हैं। एक पुस्तक जो नई अभी हमारे पास आई है और इसी पर चर्चा करने के लिए मैंने दोषी साहब को अनुरोध किया कि वो उपलब्ध हो पाएँ तो रूबरू हम लोग बात कर सकें, और जो बातें आपने लिखी हैं, वो तो आपको किताब खरीद के ही पता चलेगा। ख़ास बात ये कि किताबें बहुत सस्ती हैं और मैं जानता हूँ लगातार हर दिन मैं लेखकों से बात करता हूँ, प्रकाशकों से बातचीत होती रहती है, उनकी पुस्तकें आती हैं। तो पुस्तक प्रकाशन की दुनिया में सस्ते मूल्य की पुस्तकें जब छपती हैं, तो लेखक निश्चित रूप से उसमें अपने हिस्से का भी योगदान पाठक के लिए करता है। तो सुशील दोषी जी की किताबें सस्ती हो सकी इसलिए क्योंकि उन्होंने बतौर लेखक जो अपना जीवन अनुभव है, उसमें एक तरह से हिस्सेदारी नहीं माँगी होगी या कम माँगी होगी। तब प्रकाशक ने इसका मूल्य कम किया होगा। अन्यथा वो कहता है कि भाई दोषी साहब को तो पैसा देना है, इसलिए इसका दाम ज़्यादा रहेगा। तो आप तक पुस्तक पहुँच पाए, इसलिए सुशील दोषी जी के का ये श्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक जो आँखों देखा हाल है, यह संस्मरण, अ, इसके बारे में आप समझ लीजिए कि ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है कि इसके कवर पर सुनील गावस्कर साहब का एक वाक्य लिखा है। और वह वाक्य यह है कि यह संस्मरण एक ऐसे व्यक्ति की कर्णप्रिय आवाज को सही सलाम है, जिसने 5 दशकों तक करोड़ों श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किए रखा। आप समझ सकते हैं कि मैंने जो कहा, मेरी इतना क्षमता नहीं है, मेरी आवाज़ में वह ताकत नहीं है कि मैं सुशील दोषी साहब की आवाज़ के बारे में या उनकी कमेंट्री के बारे में कुछ कह सकूँ। अगर सुनील गावस्कर जैसी महान शख्सियत यह बात कह रही है, तो निश्चित रूप से मैं जो कह रहा हूँ, वो आपकी विनम्रता है दोषी साहब की कि वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से आपने जो फलक छोड़ा है। तो सर शुरुआत मैं वहीं से करूँगा। इस किताब 2 किताबें जो मेरे हाथ में है और आपकी जिन पुरानी किताबों की चर्चा मैं कर रहा हूँ, मैंने अपनी समझ से जो मैं आपकी पुस्तकों को पढ़ के समझ पाया, मेरी समझ ये है कि आप नौजवानों को, युवाओं को, किशोरों को यह बताना चाहते हैं कि खेल की दुनिया क्या है, उसमें भी क्रिकेट की दुनिया क्या है, उसकी बारीकियाँ क्या हैं और वो क्रिकेट जगत से जुड़ी हर बात जान सकें जिनको आपने देखा है। लेकिन आपके दिमाग में आप तो स्थापित हो चुके थे, पूरे देश में आपका नाम हो चुका था, देश क्या दुनिया में भी जहाँ भी हिंदी बोली समझी जाती है, आप पहुँच चुके। क्रिकेट घर-घर में पहुँच चुका था। आप किताबें नहीं लिखते तो भी आपको कोई आवश्यकता नहीं थी किताब की। मैं बतौर लेखक जो आपकी अ, स्थापना है, क्या अच्छी प्रवाहमय भाषा है।
हाँ, बहुत ही सरल और सहज शब्द है और जैसे आप बोलते हैं, ठीक उसी तरह से किताबों को पढ़ते हुए लगता है कि मैं तो आपके साथ-साथ पवेलियन घूम रहा हूँ किसी क्रिकेटर की बातचीत में। तो ये दिमाग में कैसे आया सर और पहली किताब की शुरुआत कब हुई? नहीं, मैं तो आपने जो कुछ कहा उसमें बहुत सारी बातें थी। देखिए, आपको सबसे बड़ी बात कि उस खेल से प्यार होना चाहिए, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्रिकेट से मुझे रूहानी प्यार था बचपन से। मैं फ़ोटो इकट्ठे किया करता था क्रिकेट खिलाड़ियों के और माता-पिता भी हालाँकि मध्यम वर्गीय परिवार से थे, किताब में मैंने लिखा है। ₹15 महीने के मकान में ही किराए से रहते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी हर इच्छा को पूरा किया। एक मुझे छोटी-सी घटना याद है कि मैं जब 13 साल का था और 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मुझे पिताजी मुंबई ले गए मैच देखने। ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, रिची बेनॉ की टीम थी, विश्व विजेय टीम थी, बड़े-बड़े खिलाड़ी थे, उनके फ़ोटो मैं इकट्ठे करता था और रिची बेनॉ जो उस टीम के कप्तान थे, रे लिंडवॉल थे, नील हार्वे, नॉर्मन ओनील, जिनकी तस्वीर देख-देख कर मैं पुलकित हो जाया करता था। उनको देखने की तमन्ना थी, तो पिताजी ने देखा उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अपने बेटे में उन्हें दिलचस्पी थी, तो वो मुझे ले गए। मुंबई में हम पिता-पुत्र 4 दिन तक स्टेडियम के इर्द-गिर्द चक्कर काटते रहे, जगह ही नहीं मिली। उनको पता थोड़ी था कि 50,000 लोग अगर बाहर खड़े हैं, तो 50,000 लोग अंदर जो बैठे हैं, वो और बाहर जो खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं अंदर घुसने का। तो टिकट तो हमें मिले नहीं। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई। उसने कहा कि जुगाड़ नहीं हुआ शायद, आप 4 दिन से भटक रहे हो, पहचान लिया उसने। तो पिताजी ने कहा देखिए मुझे तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरे बेटे का दिल टूट जाएगा। अगर इसको अंदर प्रवेश नहीं मिला, हम इंदौर से आए हैं, तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा सर मैं इसको क्या करूँगा चाय-पान के बाद जब भीड़ बाहर आती है ना, अंदर मैं ठेल दूँगा जैसे ही भीड़ वापस जाएगी, लेकिन आपको वहाँ खड़ा रहना पड़ेगा बाहर ही। देखिए, मैं इतनी छोटी उम्र का था, संवेदनाएँ कम थी, तो मैं बाहर ही आज सोचता हूँ तो आँखें भर आती हैं। देखिए, आप आज मशहूर हो जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों का और माता-पिता का कितना योगदान मैं तो आज अपने बेटे के लिए इतना नहीं कर सकता, जो मेरे पिताजी ने तब किया था जब ₹15 महीने के मकान में हम किराए से रहते थे। मैं अंदर चला गया फुदकता हुआ और व वहाँ सब खिलाड़ियों को देखा, फिर मेरी नज़र ऊपर कमेंट्री बॉक्स पर पड़ी। जहाँ पर कि मुझे बताया गया कि बॉबी तलियार खां और विजय मर्चेंट कमेंट्री कर रहे हैं। मैंने जगह देखी, दिल भर आया, ओहो! क्या जगह है, कितनी सीध में है, बिल्कुल पिच की सीध में है, कितना बढ़िया बर्ड्स आई व्यू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे पक्षी मैच को देख रहा हूँ। तबीयत खुश हो क्या कभी वहाँ बैठने का मौका मिलेगा? मन में एक हुक सी उठी और देखिए कई बार आप कहते हैं ना जैसे जंगली सपने भी कभी कैसे सच होते हैं। या खुली आँखों से देखे सपने भी कैसे पूरे होते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला टेस्ट मैच उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से और उसी कमेंट्री बॉक्स से सन 1972 में किया जबकि अ, टोनी लुइस की टीम भारत आई थी। तो देखिए जीवन कैसे करवट लेता है, शुरुआत की आपकी इच्छाएँ कैसे पूरी होती हैं और उसमें आपका ही नहीं कितने लोगों का योगदान रहता है, हम उसे कभी भुला नहीं सकते। मैं आप जब अपने जीवन की घटना बता रहे थे तो एक तरह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जब आपने उस घटना को बताया और जब आपने ये बताया कि पहली बार आपने उसी स्टेडियम से, उसी बॉक्स से कमेंट्री की थी। अ, आपको ये नहीं लगा सर कि मैं क्रिकेटर बनूँ बजाय कमेंटेटर बनने के? नहीं, मुझे ये तो लगा था देखिए बचपन से मैं खेलता भी था लेकिन अब मध्यम वर्गीय परिवार जो उस समय देखिए पैसे वाले लोग होते नहीं थे। क्रिकेट का बैट हम खरीद ही नहीं सकते थे। देखिए हमारे पिताजी ने तमाम मामूली कमाई के बावजूद भी हम 4 भाई हैं, वो चारों इंजीनियर हैं, जिसमें मुझे छोड़ के 3 तो एमटेक हैं। मैं ही कम पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन फिर भी इंजीनियर हूँ। शक्ल से भले ही नहीं लगता हो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और मैंने कमेंट्री को ज़्यादा महत्व दिया और क्रिकेट खेल को और पिताजी ने प्रोत्साहित किया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात जुनून से मैंने प्यार किया। मतलब दिन-रात सपने अगर देखे ना, तो कमेंट्री के सपने देखे, घर में भी अभ्यास करता था, कोई क्रिकेट खिलाड़ी खेल रहे हों या कहीं बच्चे खेल रहे हों तो मैं कुछ भी ऐसे ही बोलने लग जाता था, बड़े-बड़े क्रिकेट कमेंटेटर्स की नकल करता था। इस तरह से शुरुआत हुई तो एक बुनियाद जो कहते हैं ना बचपन से पड़ गई। और आपको आश्चर्य होगा कि जब पहली बार मुझे आकाशवाणी पे गया मैं तब 18 साल का ही था। लड़का ही था और ऐसे ही चड्डी पहन के चला गया मैं तो। किसी पहली बार हिंदी में कमेंट्री होनी है। तो मुझे कहा उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा कि बॉय पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स
थोड़े से मैं सफेद बाल लाऊं तजुर्बे के, उसके बाद फिर आना कमेंट्री करने के लिए, ऐसे चले आए तुम। तो मैं तो चला आया, कोई मेरे इज्जत का सवाल नहीं था, कुछ ऐसे लड़के ही थे हम लोग। वापस आ गया, फिर शायद उन्हें कोई मिला नहीं आखिरी दिन तक। तो 1968 में ही मैंने पहले रणजी ट्रॉफी की कमेंट्री कर ली। देखिए, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि मैंने कभी किसी की हिंदी कमेंट्री सुनी नहीं थी तब तक, और अच्छा हुआ नहीं सुनी थी। अगर सुनी होती, चूंकि कम उम्र का था, तो शायद किसी की नकल करने लग जाता। नकल नहीं करने को मिली तो अक्ल लगाई, और उसमें कहते हैं ना कि अपनी शैली और अपनी भाषा। हिंदी को कितनी शब्दावली मैंने दी है, आप तो जानते हैं। जी जी। सारे शब्द जो जन जन में लोकप्रिय हैं। यहाँ तक कि मेरे दो दोस्तों के नाम थे, केवल और संतोष। तो मैंने उनको याद करते हुए एक बार ऑस्ट्रेलिया से कहा कि 2 रन नहीं बल्कि केवल 1 रन के साथ संतोष किया। तो आज तो हिंदी का हर कमेंटेटर केवल 1 रन के साथ संतोष कर रहा है। तो ये होता है। कितनी अच्छी बातें। देखिए आप, मैं तो किताब जब पढ़ रहा था तो मैं बार-बार अपने दर्शकों को यही कहूँगा कि आप अ, सुशील दोषी साहब की पुस्तकें खरीद कर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो ज़माना जो था जिसकी आप केवल बात कहीं शायद सुन भी नहीं पाते हैं अभी। वो ज़माना किस तरह का था, कितना जुनून था। आप कल्पना कीजिए कि एक लड़का अपने पिता से कह के दबाव बना के इंदौर से मुंबई तक की बम्बई जाता है और क्रिकेट के लिए अपने जीवन को न केवल उस जुनून में ढालता है। दोषी साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में आया। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि जो 1968 में प्रसारण हुआ था, वह कौन-सा केंद्र था आकाशवाणी का? और दूसरा कि आपके समय में, आपके ज़माने में तो सूचना का कोई स्रोत वैसा नहीं था। अभी तो हम इंटरनेट पे चलिए गूगल कर सकते हैं, गलत या सही कोई न कोई जानकारी हमें मिल सकती है। तस्वीरें मिल सकती हैं। आपके समय में सूचना का कोई स्रोत नहीं था। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कोई किताब भी नहीं रही होगी जो बता सके आपको कि इस तरह से। आप तो अभी युवा पीढ़ी को तो आपकी बहुत बड़ी देन है कि आवाज़ के अलावा, मतलब जो पिछली पीढ़ी है वो आपके आवाज़ की दीवानी थी, जो अगली पीढ़ी है वो आपकी किताबों से जान सकेगी, समझ सकेगी। उसके सामने आप एक आदर्श, जिसको कमेंट्री करनी है वो आपकी पुरानी क्लिपिंग देख सकता है, यूट्यूब पे उपलब्ध हो जाएगा, रेडियो के आर्काइव से निकाल लेगा, पैसे दे के सीडी खरीद लेगा। लेकिन आपके समय में तो ये सब कुछ भी नहीं था, कोई ऐसी सुविधा नहीं थी। तो आपने अपने को किस तरह से माँजा? और जब आप पहली बार जब प्रसारण आपने कर लिया और फिर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का भी प्रसारण कर लिया उसी स्टेडियम से, तब आपका आपका जो आपकी जो फीलिंग थी, आपका जो अनुभव था, और पिताजी ने जिन्होंने आपको आपकी जिद के चलते आपको अपने साथ वो लेके गए थे और स्टेडियम के बाहर, किसी भी पिता के लिए कितना बड़ा काम है, ये आज की पीढ़ी भी समझ सकती है। वो अपने पिता से जिद करके देख सकती है। और कितने लोग 3 दिन, 4 दिन इसलिए केवल खड़े रहेंगे, स्टेडियम के चक्कर काटते रहेंगे कि उसके बच्चे की इच्छा है कि वह कोई मैच देख सके, अपने प्रिय खिलाड़ियों को देख सके। या तो मैं ये वो आपका जो वो अनुभव है और वो जो तैयारी है, जिस तरह से आपने की थी अपने देखिए, जुनून। मैं आपने बहुत अच्छा सवाल किया जो मेरे दिल के बहुत नजदीक है। तो मैं क्या सोचता हूँ, मैंने तब ये सोचा कि जो अंग्रेजी में सोचकर और फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं ना, वो दिल से महसूस नहीं कर सकते। मैंने हिंदी में ही दिल से महसूस किया। मुझे मालूम था कि दिल से महसूस करूंगा तो दिलों को छूने में कामयाब रहूंगा। मैंने यही किया। तो मैंने जैसे अब कोई, मैंने सोचा कि जैसे स्क्वायर कट करता है कोई खिलाड़ी, तो वो करता क्या है? तो मैंने देखा कि वो अपने आप को गेंद की लाइन से अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है, और स्क्वायर कट करता है 4 रन के लिए। तो ये इसमें क्या हो गया, एक भाषा भी बन गई, एक शैली भी बन गई, और अपनी एक अलग भाषा बन गई। और ये दिल से निकली हुई भाषा है, इसमें किसी ने मुझे सिखाया नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप दिल से कोई काम करते हैं ना, तो ईश्वर भी आपको राह दिखाता है, वो भी आपकी मदद करता है। दुनिया की तमाम ताकतें आपके साथ हो जाती हैं, बशर्ते आपकी मेहनत, आपके कर्म ईमानदार हों, और आप ये करना चाहते हो जो काम पहले नहीं हुआ, कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे लोगों के दिल को सुकून मिले।
मैं समझता हूँ कि संजय जो था ना महाभारत का, वो पहला कमेंटेटर रहा होगा, मैंने कई किताब में भी हाँ, लिखा। किताब में ज़िक्र किया है आपने। तो वो पहला कमेंट मतलब अंधे धृतराष्ट्र को वो बता रहा था कि युद्ध किस तरह से हो रहा है, वो तो देख नहीं सकते थे। तो उसी तरह से हमारी जो ज़िम्मेदारी है ना, कमेंट्री का जो काम है वो सच बोलने की कला भी है। आप ये मत समझिए कि आप बोल रहे हैं और लोगों को, जैसे रेडियो पर जब करते थे तो कई लोग ये कहते कि हमें क्या मालूम ऐसा हो रहा था कि नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है। मैं तो जब भी कोई गलती भी करता था तो हमेशा क्षमा माँगता था और अगले दिन भी क्षमा माँगता था अगर कोई गलती कर दी। क्योंकि श्रोताओं को आप किसी भी तरह से आप उनको चीट नहीं कर सकते। उनको धोखा नहीं दे सकते। अगर उनको धोखा दे दिया तो समझ लीजिए कि आप गलत और निकृष्ट कमेंटेटर हैं। कभी भी ये मत करिए। जिनके कारण आप हैं, उन्हें ही धोखा देंगे तो ये तो विश्वासघात हुआ ना। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। ये मुझे राज सिंह डूंगरपुर ने भी बताया। एक बार उनसे भी एक गलती हो गई थी तो मुझे उन्होंने कहा कि देखिए मैं अब क्षमा माँगूँगा इस बात के लिए। तो ये जो बात है ना, ये बड़े लोग जो होते हैं, ये आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। और ज़िंदगी में मुझे ऐसे लोगों ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने, ये सब ये बात कहते थे। और एक बात जो मेरी माँ कहती थी ना, मैं कभी नहीं भूलता। उनका कहना था कि देखिए तुम इतनी बातें करते हो कि विराट कोहली आता है और कम से कम इतने रन बनाता है, सुनील गावस्कर आते हैं, इतने रन बनाते हैं और सौरभ गांगुली इतने रन, अपने एक विकेट की कीमत एक बना कर रखते हैं कि इससे कम में मुझे आउट नहीं होना है और सस्ते में विकेट नहीं देना है। उसी तरह से उनका कहना था कि भाई जीवन में हम आए हैं, ईश्वर ने हमें जन्म दिया, कुछ ऐसा काम करना है, सस्ते में हमें वापस नहीं जाना है। पवेलियन जाने के पहले कुछ ऐसे काम करने हैं, इतना मूल्य टाँगना है, सस्ते में अपना जीवन नहीं निकालना है। ऐसा कुछ काम करना है जो लोगों में यादगार बनकर उनके मन में समा जाए। अ, कितनी बड़ी बात आप ने कहा और मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारी बातचीत में दोषी साहब ने ये बात कही थी कि उनके 4 भाइयों में 3 भाई एमटेक हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि बाकी 3 भाइयों की शोहरत और उनकी सफलता की तुलना में दोषी साहब की सफलता जन-जन के बीच व्याप्त है और केवल हमारा कार्यक्रम तो बहुत हम कह सकते हैं कि दोषी जी की जो प्रसिद्धि है उसकी तुलना में हम कहीं नहीं ठहरते। मैं आपको ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी पुस्तकों में साक्षात्कार की शैली के बारे में भी बात की और यह भी बताने की कोशिश की है। हम चूँकि अपने दर्शकों को मैं बता दूँ कि हम चूँकि 2 पुस्तकों पे मैं लगातार अभी बात कर रहा हूँ और इन 2 पुस्तकों के अलावा जो दोषी साहब की जो उन पुस्तकों की मैंने चर्चा की है, ये हमारी बातचीत उन सभी पुस्तकों का मिला-जुला स्वरूप है। तो आप यह मत समझिएगा कि मैं किसी पुस्तक विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारी बातचीत का दायरा बहुत व्यापक हो सकता है। इसलिए भी कि आप उन पुस्तकों को जब खरीदेंगे, ये केवल क्रिकेट कमेंट्री की बात नहीं हो रही है, बल्कि उस शैली की बात हो रही है, वाक शैली की बात हो रही है जो जिससे हम और आप अभी रूबरू हैं। तो दोषी साहब ने क्रिकेट के बहाने कमेंट्री और कमेंट्री के बहाने बहुत सारे युगों की भी बात की है, बहुत सारे दौर की बात की है। वो आप उस ज़माने से क्रिकेट की बात लिखते हैं आप और किताब में भी आपने लिखी है जब ब्लैक एंड व्हाइट का दौर था, जब दूरदर्शन का दौर था अ, जब रेडियो का दौर था, जब अंग्रेज़ी रेडियो की केवल कमेंट्री थी, हिंदी कमेंट्री कैसे आई, फिर दूरदर्शन आया, फिर ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर टेलीविज़न आया और फिर आज डिजिटल युग में हम हैं। तो दोषी साहब ने उस पूरे कालखंड को अपनी पुस्तकों में रखा है और दुनिया के महानतम लोगों के साथ उनके जो अनुभव रहे हैं, कुछ के साक्षात्कार लिए, कुछ को सीधे-सीधे देखा क्रिकेट के मैदान में, उनकी गलतियों को भी और उनकी विशेषताओं की भी बात की है। तो जब आप इनकी पुस्तकों को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि वो समूचा कालखंड, वह समूचा साक्षात्कार या वह सीख, जो आप सीख रहे थे और अब आप लोगों को निःशुल्क एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ₹250 ₹200 की पुस्तक में भी बता रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। दोषी साहब को बाकायदा इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए या अगर आपने खोल रखा हो तो लाख रुपए से ऊपर की फीस लेनी चाहिए और लोगों को ट्रेंड करना चाहिए कि तुम ये काम करो। वो चाहें तो ये भी कर सकते हैं या कर रहे होंगे तो मुझे लगता है सेवा भाव से कर रहे होंगे। अभी मैं सवाल पूछूँ, हो सकता है इसमें सवाल मेरा शामिल हो। तो आप इंस्टीट्यूट की जगह आप इतना सर्वसुलभ
लोगों को अपनी पूरे जीवन का इतना अनुभव आपने पुस्तकों में धीरे-धीरे सँजो क्यों दिया? ये मेरा पहला सवाल भी मैंने पूछा था कि आपने किताब लिखने की क्यों सोची? नहीं देखिए, मुझे ये लगता है कि आवाज़ जो होती है ना, जैसे हमने कमेंट्री की तात्कालिक लोकप्रियता मिल जाती है, लोगों के मन में उस समय तक बसती है। मुझे खुशी है कि आज तक लोग उस कमेंट्री को याद करते हैं, तो ईश्वर का योगदान ज़्यादा है। मेरे पिताजी यही कहते थे कि तुम्हारी प्रतिभा से ज़्यादा ईश्वर का योगदान है तुम्हारी सफलता में। तो मैं इस बात को हमेशा मानता हूँ, वो मुझे विनम्र बनाए रखता है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इंसान को जितनी सफलता मिले, उतना ही विनम्रता अपने आप आ जाती है। ये कोई बाहर से अलग से ओढ़ना नहीं पड़ती, अपने आप ही आती है। तो मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट जो कुछ मैंने कमेंट्री की इतने सालों से और जो कुछ मैंने सीखा अपनी ज़िंदगी में, तो मैं ज़िंदगी और क्रिकेट को एक ही मानता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि क्रिकेट जीवन जीने का एक तरीका है। जीवन में संघर्ष नहीं, जैसा लता मंगेशकर भी कहती हैं कि जिस जीवन में संघर्ष नहीं, वो जीवन जीवन नहीं। तो मेरी ज़िंदगी में भी इतने उतार-चढ़ाव आए और उसी कारण ज़िंदगी दिलचस्प भी बनी रही। संघर्ष नहीं हो तो मज़ा क्या है देखिए। मैं इंदौर में बैठा, दिल्ली में हुक्मरान लोग कोशिश किसको लेना, किसको नहीं लेना, मैंने कभी चिंता नहीं की। जब बुलाया तब चला गया, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। देखिए, मैं आज ज़िंदगी में बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोगों के होंडा के शोरूम्स हैं, 4-4 शोरूम्स हैं, तो हम ईश्वर की कृपा से बहुत लेकिन मेरी इच्छा आज भी यही रहती है कि लोगों को कमेंट्री की तरफ प्रवृत्त कराऊँ। हिंदी अच्छी बोलें, अंग्रेज़ी में सोचकर हिंदी अनुवाद नहीं करें। अब क्रिकेटर आपने बात की, एक क्रिकेटर बात कर रहे थे, एक खिलाड़ी डाइव कर रहा था और वो थोड़ा घायल हो गया, तो वो थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। तो उन क्रिकेटर ने कहा हिंदी में चूँकि कमेंट्री कर रहे थे और क्रिकेटर्स का ज़माना है, उनको पैसा दिलाना है, ये एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड चाहता है, तो वो उनसे कमेंट्री कराते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब उनका चलने का तरीका खराब हो गया, तो उन्होंने कमेंट्री की कि उनका खिलाड़ी का चाल-चलन खराब हो गया है। उन्होंने सोचा चलने का तरीका खराब हो गया। अब किसी ने कहा कि जैसे अब किसी ने कहा कि भाई व्हेन ही डिपार्टेड जैसे विकेट गिर जाता है ना, तो अंग्रेज़ी में नॉर्मली बोलते हैं कि भाई व्हेन ही डिपार्टेड तो किसी कमेंटेटर ने हिंदी में जब कमेंट्री कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब तेंदुलकर गुज़र गए। अब क्या अचानक कोई कमेंट्री सुने और कितना सदमा खाएगा। मतलब हिंदी भाषा का सर्वनाश करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझता हूँ कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए मैं कहना चाहूँगा कि भई बहुत अच्छी बात है, क्रिकेटर्स बहुत सारी नई तकनीकें, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तकनीक के मामले में। लेकिन हिंदी भी सीखें, उस भाषा को प्यार करें, जिसमें वो बोल रहे हैं, जिसमें से इतना पैसा कमा रहे हैं, उस भाषा को प्यार तो करें। ऐसा तो नहीं कि आप उसको समझें कि ये भी कोई भाषा है क्या? हम तो कुछ भी खेती काट लेंगे और हम हमको तो हमारा करियर बन ही जाएगा। तो ये एक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि देखो भैया आपने क्रिकेट के राइट्स बेचे हैं, हिंदी की भाषा बिगाड़ने के अधिकार आपने नहीं बेचे हैं। तो ये भी उनको ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो क्या जीवन अच्छा गुज़रा, मुझे कोई शिकायत कभी भी नहीं रही, आगे भी नहीं रहेगी। मैं अभी भी कमेंट्री कर रहा हूँ। देखिए, मैं आप सोचिए पिछले 5 दशकों से मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। मतलब आप तब जब 50 ओवर्स का क्रिकेट होता ही नहीं था, 6 दिन का क्रिकेट, फिर 5 दिन का क्रिकेट, फिर 50 ओवर्स का क्रिकेट जब आया ना, तो दुनिया कहने लगी कि ये कोई क्रिकेट है क्या? ये शास्त्रीय क्रिकेट तो है नहीं, ये तो पायजामा क्रिकेट है। उसके बाद टी20 क्रिकेट आया 20-20 ओवर्स का, तब हम जैसे ही पुराने शास्त्रीय जानने वालों ने कहा कि भाई ये तो चड्डी क्रिकेट है और अब तो टी10 क्रिकेट आ गया। अब मैं अपनी कल्पना शक्ति को नहीं दौड़ाना चाहता कि अब उसको क्या कहेंगे। लेकिन मैं कायम रहा इसलिए कि मैं जानता हूँ कि वक़्त के साथ अगर नहीं बदलेंगे, तो वक़्त आपको भुला देगा। इसलिए जब जैसा-जैसा वक़्त आया उसी हिसाब से अपनी कमेंट्री की शैली में परिवर्तन किया करता गया। रेडियो में लंबे-लंबे वाक्य, अच्छे साहित्यिक वाक्य, लेकिन जब टेलीविज़न पर आते हैं दृश्य बदलता रहता है, उसी हिसाब से अपनी कमेंट्री करनी होती है। तो अब मैं छोटे-छोटे वाक्य बोलता हूँ लेकिन व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य। आप हिंदी भाषा को बिगाड़ नहीं सकते। व्याकरण की दृष्टि से सही बोलना चाहिए। एक छोटा-सा किस्सा दर्शकों को बड़ा मज़ा आएगा। एक बार बात चल रही थी दिल्ली में एक ब चल रहा था वर्कशॉप तो उसमें ये बात चल रही थी कि पिच गीला है या पिच गीली है। इस पर 1 घंटे तक चल टाइगर पटौदी भी वहाँ पर बैठे थे, नरोत्तम पुरी भी थे, वहाँ पर बिशन बेदी भी थे। बड़े-बड़े क्रिकेटर्स बैठे थे और 1 घंटे तक इसका निकाल ही नहीं लग रहा था कि पिच गीला होता है या पिच गीली होती है।
तब टाइगर पटौदी ने कहा कि यार इतने क्यों, 1 डेढ़ घंटा हो गया, एक छोटी सी बात पर इतनी चर्चा कर रहे हो। एक काम करो ना, पिच का कवर उठाकर देख लो कि पिच गीला है या पिच गीली। तो टाइगर पटौदी तो खैर वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए विख्यात थे। लेकिन कुल मिलाकर हिंदी में ये तो सोचना चाहिए कि कुछ शब्द जो अंग्रेजी के भी हों या जो लोग जानते हों जिनके बारे में, प्रचलित हों, उनको, जैसे हम स्क्वायर लेग को वर्गाकार पाँव नहीं कह सकते या फाइन लेग को चिकने पैर नहीं कह सकते। तो ये जो चीज़ें हैं वो कायम हैं, वो कायम रहनी चाहिए। लेकिन बाकी भाषा जो है, वो हिंदी में बात करें, हिंदी में सोच कर बात करें। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं चूँकि आपने एक संस्मरण सुनाया, मैं चाहूँगा कि आपकी पुस्तकों में ढेरों संस्मरण हैं और 5 दशकों में आपने बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ देखा है जो हम लोगों की बातचीत में नहीं समा सकता, इन किताबों में भी नहीं समा सकता। आपने कुछ चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें छूटती रही होंगी। मैं चाहूँगा कि कुछ रोचक किस्से जो मैदान पे साक्षात्कार के और हुँ, जिस तरह से जो बदलाव हुआ है, आपने अपनी किताब में रेडियो कमेंट्री और टेलीविज़न कमेंट्री का जो अंतर है, उसके बारे में भी बताया है। तो जो लोग शोधार्थी हैं या जो लोग करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो आसान हो गया कि वो आपकी पुस्तकें खरीदेंगे और क्रिकेट कमेंट्री में या रेडियो कमेंट्री में या टेलीविज़न की कमेंट्री में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनको आपकी पुस्तक से बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मैं जी, जी, जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कुछ संस्मरण क्योंकि आपके सामने तो आपके पास मैं फिर बार-बार दर्शकों को यही कहूँगा कि आपके सामने तो कुछ नहीं था। तो आप कुछ घटनाओं का भी ज़िक्र आपने किया है बहुत रोचक घटनाओं का क्रिकेट के मैदान में। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। कई इतनी सारी घटनाएँ हैं, पूरे आप पुस्तक जब आँखों देखा हाल पढ़ेंगे ना, जो पेंगुइन ने छापी है, बहुत अच्छा प्रकाशन। लेकिन जिस तरह से छापी है और उसमें इतनी कहानियाँ हैं, उसमें से एक कहानी छोटी-सी बताता हूँ। 1982 में हम पाकिस्तान गए थे, तब कमेंट्री करने के लिए, और तब भारतीय जो मैनेजर थे, उन्होंने भी एक पार्टी दी थी। तो शाम के वक़्त सुनील गावस्कर वहाँ पर खड़े थे, कुछ लोग और भी खड़े थे, मैं भी वहीं पर खड़ा था। तभी एक महिला वहाँ पर आई और बड़ी ग्लैमरस महिला थी, और सब लोगों ने एकदम आवाज़ उठी, 25-50 लोग उनके इर्द-गिर्द थे। अचानक आवाज़ उठी, "वो आ गईं, वो आ गईं।" तो हम आश्चर्य से देखने लगे कि कौन आ गईं भई, ऐसी कौन आ गईं? तो फिर जब वो आईं, तो फतेह सिंह राव गायकवाड़ उनको जानते थे, भारतीय टीम के मैनेजर थे। उन्होंने उन्होंने उनको बुलाया और कहा, सुनील गावस्कर साहब से परिचय कराया कि सुनील गावस्कर हैं, भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े व्यक्ति, जो कि न केवल कप्तान हैं बल्कि दुनिया उनको मानती है कि ये सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं। आप तो इन्हें जानती ही होंगी। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं तो नहीं जानती, मैं तो इमरान खान और ज़हीर अब्बास को जानती हूँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सकपका गए गायकवाड़ साहब, उन्होंने फिर सनी भाई से पूछा कि आप तो इन्हें जानते ही होंगे, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहाँ हैं। तो सनी भाई तो स्वाभिमान के पुतले हैं। उन्होंने तुरंत कहा कि जी नहीं, मैं तो इनको नहीं जानता, मैं तो लता मंगेशकर को जानता हूँ। ये मैंने एक उसमें लिखा है। आपने पुस्तक में भी लिखा है। यहाँ और एक, शायद मुझे लगता है पहले वाली पुस्तक में भी कहीं न कहीं इसका ज़िक्र है क्योंकि मैं इसको ये बहुत चर्चित किस्सा रहा है, बार-बार यह हाँ जी, दोहराया हाँ। जाता है आपके हवाले से भी। क्योंकि मैं खड़ा था वहाँ पर इसलिए। और दूसरा किस्सा एक, अब 1971 में आपको याद होगा, अजीत वाडेकर कप्तान थे और बहुत बड़े कप्तान, उस समय भारतीय क्रिकेट ने झंडा गाड़ दिया था, मतलब जी, जी। और वेस्ट इंडीज दोनों जगह जाकर जीत हासिल कर ली थी। वेस्ट इंडीज का ये मुद्दा है, वहां पे भारत 1-0 से आगे था और आखिरी टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 262 रन बनाने थे। और उस समय गैरी सोबर्स उनके लिए खेलते, दुनिया के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते थे, सबसे बड़े ऑलराउंडर, आज भी ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स अगर माने जाएँ तो आज भी मानते हैं। तो वो उनका आना था और बड़े फॉर्म में चल रहे थे। वो क्या करते थे कि रोज़ सुबह आकर भारतीय ड्रेसिंग रूम में आते और सुनील गावस्कर के कंधे पर हाथ रखते थे और फिर जाते थे। तो अजीत वाडेकर ने ये देख लिया था कि ये बंदा जाता है सुनील गावस्कर के हमारे ड्रेसिंग रूम में सुबह-सुबह आकर हाथ लगा और जाकर सेंचुरी मार देता है। तो वो जब आखिरी टेस्ट मैच का सवाल आया, तो वो तो बहुत मानते थे इन चीज़ों को। उन्होंने क्या किया, सुनील गावस्कर तब बाथरूम में थे।
तो उन्होंने बाहर से बंद कर दिया और ताला लगा दिया, चाबी जेब में रख ली। वो आए गैरी सोबर्स, उन्होंने कहा, "भई सनी कहाँ है?" तो बोले कि नहीं पता नहीं, ही इज़ नॉट विज़िबल, दिखाई नहीं दे रहा है। वो चले गए और कैन यू बिलीव इट कि गैरी सोबर्स पहली गेंद पर बोल्ड हो गए। आउट हो गए, उसके पहले सेंचुरी लगा रहे थे और भारत वो टेस्ट मैच जीत गया, वो सीरीज जीत गया, बड़ी ऐतिहासिक जीत थी। सुनील गावस्कर ने बाद में पूछा भी कि यार वो अजीब बात करते हो, वो चाहे तो मुझे क्रिकेट के मैदान के बीच में भी हाथ छू सकता था मेरे कंधे पे। बोले उससे काम नहीं होता है, वो जब तक ड्रेसिंग रूम में तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं लगाएगा तब तक वो सेंचुरी नहीं मार सकता। तो ये जो क्रिकेटर्स कई चीजें ऐसी मानते हैं, ये भी बड़ी अच्छी। और आखिरी किस्सा में कहना चाहूँगा सुनील गावस्कर साहब का ही है, जो साउथ अफ्रीका हम गए थे 96-97 में। तब उन्होंने कहा, दुनिया मुझे बहुत बड़ा ओपनिंग बैट्समैन कहती है, कि इससे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन कभी हुआ ही नहीं। और मेरे कान पक गए हैं, सुन-सुन के बोर हो गए अब तो। मैं सोचता हूँ कि 4 आदमी अगर ये भी कहने वाले मिल जाएँ, कि ये अच्छा आदमी था, तो मैं सोचता हूँ जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जो बात है ना, ये हम सब लोगों के लिए सीखने की बात है कि अच्छा आदमी होना, लोकप्रिय आदमी से होने से भी बड़ी बात है। क्या ये बात! इस दिन हम सीख गए थे कि इंसान के तौर पर बहुत ऊँचे हो जाएँगे, चाहे आप क्रिकेटर हों या ना हों, हर आदमी को इससे सबक लेना चाहिए। क्या बात है! कितनी अच्छी बात है। देखिए, यही होता है बड़े लोगों से बातचीत करने का अपना लाभ। आपसे बातचीत करने में लगता है कि कितनी बातें करें, कितनी बातें करें। एक संस्थान से आप कितना सीखोगे? आप हम 2-4 साल रहते हैं, फिर चले जाते हैं। आप उसी तरह से हो क्रिकेट की दुनिया के लिए। मैं ये सवाल आपने चूँकि आँखों देखा हाल जो लिखा है और आप ऐसा नहीं है कि अभी देख नहीं रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। मैं 2-3 मेरे सवाल हैं। एक जो क्रिकेट पुराने समय में खेला जा रहा था जब सुनील गावस्कर जी, कपिल देव जी और बाकी लोग थे और अभी जब टी20 का ज़माना और आप खुद कह रहे हैं कि टी10 की भी बातें हो रही हैं या होना शुरू हो चुका है। एक तो क्रिकेट में क्या बदलाव आया? दूसरा ये जो क्रिकेट का व्यवसायीकरण है वह पैसा तो भले ही दे रहा हो, क्रिकेट की लोकप्रियता भले ही हो रही हो, लेकिन अभी आपने एक कहा कि एक अच्छा व्यक्ति होना और एक लोकप्रिय व्यक्ति होना, दोनों में अंतर है। तो क्रिकेट आज जो लोकप्रियता उसको हासिल है, क्या वह एक अच्छी जगह पर भी है? क्या वह एक अच्छा खेल अच्छे खेल के रूप में भी अपनी अहमियत बचा पाया है? मैं इस पर आपका दृष्टिकोण जानना चाहूँगा। नहीं देखिए, जब पहले किसी भी क्रिकेटर से हम जब बात करते हैं ना, तो वो कहता है कि भाई टेस्ट क्रिकेट ही असली क्रिकेट है। बाकी क्रिकेट अब ये मनोरंजन ज़्यादा हो गया। पहले जब हम कमेंट्री करते थे और जब क्रिकेटर से बात करते थे, लगता था क्रिकेट को वो धर्म की तरह मान रहे हैं। अब वो व्यवसाय हो गया है। देखिए वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, पीढ़ियां बदल रही हैं और पैसे का जितना महत्व आजकल हम देख रहे हैं ना, आप भी देखते होंगे, जितना महत्व आज बढ़ गया है पैसे का कि लोग ज़बान से मुकर जाते हैं, पैसे की खातिर, और उसमें अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। पहले जिस बात पर शर्म करते थे, उस बात पर आजकल गर्व करते हैं कि किसी ने किसी के साथ कोई ब वादा किया और वादा नहीं निभाया। तो कहते भी हैं कि भाई मैंने उसका पैसा चुकाना था लेकिन नहीं चुकाया। अब चक्कर काट रहा होगा, बड़े-बड़े लोगों को चक्कर खिलाते हैं। तो ये जो बात हुई ना, ये नुकसान तो हुआ, चारित्रिक पतन तो हुआ है किसी भी देश के लिए, जिस भी देश में ये सब हो रहा है। लेकिन एक बात, क्रिकेट की ताकत इतनी बढ़ गई ना, आज देखिए अमेरिका में क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब 3 घंटे में एक मैच का फैसला हो जाता है। 5 दिन का क्रिकेट तो वो खेल नहीं सकते थे। चीन में क्रिकेट सीख रहे हैं लोग, अमेरिका में तो बहुत बड़े स्केल पर क्रिकेट सीखना चाह रहे हैं। तो ये तमाम परिवर्तन हो रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि अगर हम परिवर्तनों के खिलाफ चलने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप भुला दिए जाएँगे, आप ठुकरा दिए जाएँगे, आप बाहर कर दिए जाएँगे। लेकिन वो अलग बात है कि चलो बाहर ठुकरा दिए गए या बाहर बाहर कर दिए गए तो क्या बात है, क्रिकेट की अस्मिता तो कायम रही, लेकिन क्रिकेट की अस्मिता फिर भी कायम नहीं रहेगी। इसलिए हमारा रहना मुनासिब है कि हमको संघर्ष करते रहना चाहिए, क्रिकेट के फाइनर पॉइंट्स की ज़्यादा बात करनी चाहिए। अब देखिए ना, अब इंग्लैंड में जब टी20 क्रिकेट होता है ना, तो वहाँ तो कपड़े पूरे पहने हुए महिलाएँ नृत्य करती हैं, लेकिन भारत में वैसा नहीं हो रहा। तो कई मामलों में हमने अंग्रेज़ों को पीछे छोड़ दिया। लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ों से हम अभी पीछे हैं, लेकिन यहाँ तो पीछे छोड़ दिया। तो ये कोई
जो पुरातन पुरातन तो नहीं कहूंगा, लेकिन संस्कार की जो बात है, हमारे संस्कार में आज भी देखता हूँ जब गोरे चिट्टे लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं तो इतने खूबसूरत लगते हैं। या विदेशी लड़कियां लड़के भी जब पहनते हैं ना भारतीय परिधान, तो हमने अपने परिधानों पर, अपने आचार विचार पर, अपने माता पिता पर, अब देखिए संस्कृति की बात करें ना, मैंने किताब में भी लिखा है कि अब फादर्स डे एंड मदर्स डे, पांडे जी आप भी बताइए कि सुबह उठकर सबसे पहले आप पिताजी को ही प्रणाम करते हैं ना। जी। हमारे रोज ही फादर्स डे और रोज ही मदर्स डे होता है, लेकिन ये साल में एक दफे मनवाने के लिए हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो ये तो हमें बिल्कुल मान्य नहीं होना चाहिए। पुस्तक में भी मैंने लिखा है। हम लोगों को तो बचपन में बताया गया था कि प्रातःकाल उठ के हाँ, रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। जी, तो पहले धरती का पैर छुइए और फिर जो बड़े जितने भी बड़े हैं उनका पैर छुइए। हम आज भी हम तो कम से कम करते ही हैं। बिल्कुल। मैं सर कोई उस घटना को अ, आपसे, हालांकि होंगी सैकड़ों में होंगी, लेकिन ऐसी कोई घटना आपके 5 दशक की कमेंट्री के दौरान जिसका रोमांच अभी भी आपको जब भी उसको याद करते हो आप झूम जाते हो। अ, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ, आपने ये बहुत मेरे दिल के बहुत करीब है, ये जो बात आप कर रहे हैं ना। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में कमेंट्री कर रहा था, और अब जैसे ही कमेंट्री करके पीछे मुड़कर देखा, धारा प्रवाह कमेंट्री कर रहा था मैं, तो भाई आवाज़ भी अभी भी ठीक है, पहले तो बहुत ही मीठी थी। जी, जी। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो कीथ मिलर, जो दुनिया के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक कहे जाते हैं, आज भी ऑल टाइम बेस्ट ऑलराउंडर्स में गैरी सोबर्स और कीथ मिलर, इस तरह से हम नाम लेते हैं ऑल टाइम, सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर्स में। वो पीछे खड़े थे। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट अंडरस्टूड, मैं ये समझ नहीं पाया, तुमने जो कुछ बोला वो दूसरी भाषा में कहा, मुझे एक शब्द भी उसका समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ मेरे कानों में पड़ा, वो बहुत मीठा था, बहुत मधुर था। ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा कमेंट एक ईमानदार आवाज के लिए, इससे बड़ा कमेंट दुनिया में हो नहीं सकता है कि एक हिंदी को न जानने वाला व्यक्ति ये कानों की मिठास की बात कर रहा है अपनी हिंदी भाषा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कभी नहीं भूलता ये। क्या बात है! क्या क्या बात है सर! आपसे बातचीत करना बहुत ही क्या कहूँ आनंददायक है। और संगीत के बारे में ये कहा जाता है, हमारे जो दर्शक युवा हैं जिन्होंने नहीं सुना होगा सुशील दोषी साहब की कमेंट्री, उनको ज़रूर आर्काइव खंगालना चाहिए और सुनना चाहिए कि अ, एक कमेंटेटर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो भाषा नहीं समझ रहा है वो भी उसको सुन रहा है, क्योंकि यहाँ ना तो धुन है और ना तो यहाँ संगीत है। यहाँ केवल शब्द हैं, सामने घटनाएँ घट रही हैं और वो शब्द किस तरह से प्रवाह में आ रहे हैं कि संगीत की तरह से कानों में घुल जा रहे हैं। और जो भाषा को नहीं समझ पा रहा है, हमारी बोली, हमारे शब्दों को नहीं समझ पा रहा है, वह भी उसकी मिठास में खो जा रहा है। मैं क्रिकेट टीम पर अब थोड़ा-सा आते हैं कि जो क्रिकेट टीमें हैं, आपने दुनिया भर की क्रिकेट टीमों को देखा है, उनके मुकाबलों को देखा है। अगर मैं आज पूछूँ कि कौन से किस देश की टीम ऐसी थी जिसके व्यवहार में, मैं खेल की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खेल तो हर गेंद पे हम मानते हैं कि चीज़ें बदलती हैं और खेल का मतलब यही है, हार-जीत से परे कौन से देश की टीम ऐसी थी जो व्यवहार के तौर पर आपको जिसका कोई बदलाव नहीं दिखा, या जो लगा कि नहीं ये क्रिकेट इनके लिए जो पहले था वो आज भी उसी तरह से, व्यावसायिक तौर पे नहीं, मैं क्षमता की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिसने अपनी चरित्र को यानी क्रिकेट को धर्म मानने को बरकरार रखा। जैसे हम फुटबॉल की जब बात करते हैं तो लोग लीग मैचों में खेलते हैं, दुनिया भर में खेलते हैं क्रिकेटर, खिलाड़ी जो है फुटबॉल के, और वो अपने जब लीग में होते हैं या अपने टीम के साथ होते हैं तो अलग होते हैं, लीग में होते हैं तो अलग होते हैं। तो और कई बार कई अलग-अलग देशों के खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, जैसा अब क्रिकेट में भी होने लगा है। लेकिन जब वो अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो वहाँ पे एकदम अलग ही दृश्य होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्रिकेट के मैदान में किन-किन देशों ने अपनी इस पहचान को बना के रखा है, और जहाँ वो खेल ही सब कुछ है, खेल भावना ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि हमारा दुश्मन देश है तो हम वहाँ उत्तेजित हो जा रहे हैं।
एक तो क्रिकेटरों के बारे में मैं ये जानना चाहूँगा और दूसरा कमेंट्री की फ़ील्ड में जो आज जब कमेंट्री होती है तो मैं बराबर जो हम सुनते हैं मतलब मैं सुनता हूँ, हमारे जैसे लोग ये पाते हैं कि हमारे जो कमेंटेटर हैं वो उत्तेजित होते हैं अपने देश या अपनी पसंदीदा टीम को लेकर। वह शोर उनके मन में भी होता है, उनके दिल में भी होता है और वो झलकता भी है चूँकि टेलीविज़न का ज़माना है, कैमरा बारीकी से देखता रहता है, तो वो चेहरे पर भी दिखता है। यह कितना उचित है? नहीं, ठीक है, देखिए आपने जो बात की कि एक तो मुझे न्यूज़ीलैंड की टीम बहुत पसंद है। वो जीत-हार से परे भी देखिए हार भी जाते हैं तो उदास नहीं होते। जहाँ तक खेल भावना का सवाल है ना, उसमें मैं मानूँगा कि संघर्ष की उतनी भावना भले ही ना हो, लेकिन उनके खिलाड़ी काफ़ी अच्छे हैं और जीत जाते हैं तो खुश होते हैं, हार भी जाते हैं तो उतने निराश नहीं होते। लेकिन खेल में उनका चरित्र नहीं बदलता है। एक वो टीम मुझे बहुत पसंद है। ऑस्ट्रेलिया दे आर हार्ड फाइटर्स। वो किसी भी कीमत पे हार बर्दाश्त नहीं करते। जो बात अब भारतीय क्रिकेट में आ गई है आजकल कि हार से इन्हें नफ़रत है। उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट था ना, दे डोंट लाइक लूजिंग कि पराजय को कभी भी महिमा मंडित नहीं करते। अभी देखिए ना जो हार गए बुरी तरह से, तो जो उनके जो बड़े खिलाड़ी थे स्टीवन स्मिथ, तो जब बीट होते थे, चकमा देते थे, तो थम्स अप करते थे बॉलर को। तो रिकी पॉन्टिंग बड़े नाराज़ हो गए कि ये किस तरह का आदमी हमारी टीम में आ गया। ये यू आर गिविंग थम्स अप टू अ फॉरेन प्लेयर हू इज़ बीटिंग यू। तो वो ये जो बातें हैं ना कि दे दे आर हार्ड क्रिकेटर्स। बहुत ही कठोरता से अपने आप अपनी प्रतिस्पर्धा करते हैं और मैदान पे कठिन प्रतिस्पर्धा जब होती है ना, तो दिलचस्प लगती है। देखिए मज़ा आता है, देखने वालों को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। अगर आप सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे आसानी से आपको चित्त किया जा सके, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो ऑस्ट्रेलियंस और दूसरी जो मुझे क्रिकेट में सबसे अच्छी बात जो ऑस्ट्रेलियंस की लगी, कि वो जब हडल बनाकर खड़े होते हैं ना, कि ये वहाँ से शुरू हुई। खेल में जो कुछ आपने ड्रेसिंग रूम में आपने या 1 दिन पहले जो कुछ योजनाएँ बनाई, वहाँ पर कसम खाते हैं एक-दूसरे के कंधे पर हाथ रख के कि आज हम उन योजनाओं को कार्य रूप में बदलेंगे। ये जो और स्पर्श एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जीवन में। मैंने अपनी पुस्तक जो आँखों देखा हाल उसमें भी लिखा है कि स्पर्श एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्पर्श से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या चाहता है। तो उसमें कहने की भी ज़रूरत पड़े, जहाँ शब्द भी खो जाएँ तो कोई बात नहीं। तो ये जो स्पर्श से जो प्रकट करते हैं कि भई वी हैव टू डू इट और हमें एक इकाई की तरह 11 खिलाड़ी मिलकर एक महान टीम की रचना करनी है। ये बात वो कायम रखते हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। भारतीय टीम में जो अभी जो आई है ना, अभी तो इतना पैसा आ गया है कि बस पूछो मत, कि पैसे में लोट-पोट हो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है क्रिकेटर्स को पैसा मिले तो कोई भारत का उद्योगपति जब इतना कमा सकता है, तो भारत का प्रमुख क्रिकेटर क्यों नहीं कमाए? लेकिन दूसरे खेल भी कमाएँ तो अच्छा लगता है। हॉकी के खिलाड़ी मुझे याद है एक ब ब शंकर लक्ष्मण जिन्होंने 1964 में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। क्रिकेट में तो कोई ऐसा कहते नहीं, भारतीय टीम भी नहीं कहते, ये तो बीसीसीआई की टीम कहते थे तब। फिर भी उनको इतना पैसा मिलता है, लेकिन शंकर लक्ष्मण को तो पैरों में गैंग्रीन हो गया था। उनको पद्मश्री की उपाधि भी मिली थी। सब कुछ और भारत को 1964 में स्वर्ण पदक दिला। लेकिन जब गैंग्रीन हो गया तो पैर काटने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, क्योंकि शहर में पूरे शरीर में ज़हर फैलने के महू में हमारे पास ही रहते थे, मैं मिलता रहता था। हम लोगों ने भी मदद की और कई लोगों ने मिलकर वो कराया काम। लेकिन पैर काटने के भी पैसे नहीं। ये जो हॉकी के अगर जिसको हम कहते हैं कि हम स्वर्ण पदक नहीं जीतते। अरे भाई अपेक्षा करने में आपका क्या जाता है? आप काम तो कुछ उनके लिए कुछ भी करते तो हम हैं नहीं। लेकिन अपेक्षा करते हैं कि स्वर्ण पदक नहीं जीतेंगे। तो ये दूसरे खेलों के प्रति भी भारतीय लोग अगर ये नज़रिया रखें, तो मुझे खुशी होगी। मुझे तो उनका जो शंकर लक्ष्मण का चेहरा आज भी याद आता है। उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक जिताया था। फिर उनके पैरों का ऑपरेशन बहुत ज़िंदा भी नहीं रहे बाद में वो। लेकिन ये हालात अन्य खेलों के बुरे अभी कबड्डी के दिन बदल गए, खुशी की बात है, लाखों में बिक रहे हैं। महिला क्रिकेट के दिन बदल गए। पहले महिलाओं को दोयम दृष्टि से देखा जाता था, अब बदल गए। बाकी खेल भी आ रहे हैं, वॉलीबॉल लीग होने लगी है, हॉकी लीग भी होने लगी है, होगा। कमेंट्री बॉक्स का जो माहौल बदला है और जो उद्घोषक हैं अभी, वो जिस तरह से उत्तेजना में आ जी हाँ, जाते हैं, आपने जी, कठोरता आपने करते कहा हैं। है देखिए कमेंट्री में सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि निष्पक्ष रहना बहुत ज़रूरी है।
यहाँ हमारी टीम नहीं होती है, यहाँ 2 टीमें खेल रही होती हैं। आप थर्ड अंपायर की तरह हैं कि ज आपकी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आप किसी एक पक्ष की तरफ बात करें, ये भी बर्दाश्त नहीं करेगा श्रोता। वो चाहता है आप निष्पक्ष रूप से बताएँ कि वास्तव में खेल क्या हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हावी तो 7 गोल तो उन्होंने कर दिए और आप कह रहे हैं कि आप हावी हैं उन पर। ये नहीं हो सकता है। तो ये एक बड़ा ध्यान रखने योग्य बात है। आप देश प्रेम की भावनाएँ रखें। आप दुखी होते हैं, ये बात ज़रूर है दिल ही दिल में। लेकिन जब कमेंट्री कर रहे होते हैं, तब आप इन सब चीज़ों से परे रहते हैं। आपको सच्चाई बयान करनी है क्योंकि कमेंट्री मैं हमेशा कहा करता हूँ, सच बोलने की कला है। अगर सच बोलने का अभ्यास नहीं हो, तो कमेंट्री की तरफ मत मुड़िए। क्या बात है! क्या बात है! आपसे बातचीत खत्म करने को जी नहीं चाहता है, लेकिन चूँकि समय है, मैं अपने दर्शकों को यह ज़रूर कहूँगा कि आँखों देखा हाल जो सुशील दोषी साहब की अभी तुरंत आई हुई पुस्तक है। इसके बाद कोई पुस्तक नहीं आई है। ये सवाल मेरा आखिरी सवाल होगा कि कौन-सी पुस्तक अगली कौन-सी पुस्तक पर काम कर रहे हैं आप? लेकिन ये जो है पुस्तक आपको इसलिए भी पसंद आएगी क्योंकि सुशील दोषी साहब की एक तरह से आत्मकथात्मक पुस्तक है, संस्मरण है, रोचक किस्से हैं और साथ-साथ क्रिकेट की दुनिया की जीवंतता भी इसके अंदर है। हमारा पूरा जो दौर है 5 दशकों में जो उन्होंने देखा, समझा, वह आपको इतने कम पन्नों में देने की कोशिश की है। 2218 पृष्ठों की यह पुस्तक है। पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए इम्प्रिंट के तहत हिंद पॉकेट बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है। इसके अंदर जो अध्याय हैं वह बचपन के दिनों से शुरू होते हैं और प्राइमरी स्कूल से होते हुए जो आरंभिक दीक्षा जिसकी हम लोगों ने अभी बात की है, इंजीनियरिंग के दौरान जो आपके खट्टे-मीठे अनुभव थे, आपकी जो पहली कमेंट्री है जिसका हम लोगों ने बहुत छोटा-सा हिस्सा यहाँ पे बात किया। हम विस्तार से इसलिए नहीं गए क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग इस पुस्तक को खरीदेंगे, पढ़ेंगे, क्रिकेट से प्यार करेंगे। सुशील दोषी साहब जिस ज़माने से यहाँ तक पहुँचे हैं और जो आपका प्रयास है कि पद्मश्री होने के बाद, पूरी दुनिया में शोहरत पाने के बाद, आर्थिक रूप से समृद्ध होने के बाद भी उनका ये है कि जो मैंने अनुभूत किया, वह हमारी आगे की पीढ़ी तक जाए। नए लोगों का निर्माण हो सके, नए लोग आगे आ सकें, प्रेरणा पा सकें। तमाम दौरों की आपने बात की है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर पाकिस्तान, इंग्लैंड, पाकिस्तान विश्व कप 1983 की बात की है, 87 की बात की है, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात की है। नया आसमान छूने की तैयारी एक अध्याय इसमें है, दक्षिण अफ्रीका, नेल्सन मंडेला को भी याद किया है जब दक्षिण अफ्रीका के दौरे की बात की है तो, कि मंडेला के देश में आपने ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि दक्षिण अफ्रीका का दौरा और आपके अपने जीवन में जिस पिता ने आपको स्टेडियम के बाहर 4 दिन आपके लिए अपना योगदान दिया था और जिस सुशील दोषी साहब से आज हम मिल रहे हैं, उनकी निर्मिति में उनके पिताजी का जो योगदान था उन्होंने पिता के बिना ज़िंदगी उस खंड में याद किया है। कपिल देव और अनिल कुंबले के रिकॉर्ड की भी बात की है, विश्व कप 1999 यानी 1999 की भी बात की है। वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी 2011 में जो विश्व कप की विजय यात्रा है, अपने कमेंट्री बॉक्स के बारे में भी बात की है, सुशील दोषी का कमेंट्री बॉक्स और पद्मश्री सुशील दोषी यानी पद्मश्री का जो अनुभव है उसको भी बोला है। 2019 के विश्व कप की भी बात की है और 5 दशकों की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम का स्वरूप, उसके बारे में भी बात की है। हम लोगों ने अपनी बातचीत में इन चीज़ों को मैंने सवाल में इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप पुस्तक खरीदें, पढ़ें और तब आगे बढ़ें और उसके बाद सवाल के साथ हमारे पास आएँ, तो हमें खुशी होगी। मैं आपके सवाल को निश्चित रूप से सुशील दोषी साहब तक पहुँचाऊँगा और अगर कुछ ऐसे सवाल हुए जो बहुत अच्छे सवाल हुए, तो दोबारा मैं आपको बातचीत करने के लिए कहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को इस बात का जवाब दें। तो
5 दशकों की सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम का जो स्वरूप है, इसके अलावा क्रिकेट और जीवन के कई रंग, रोमांच, अन्य खेलों का और मशहूर खिलाड़ियों की जो मान्यताएँ हैं, कुछ मान्यताएँ उनकी भी बात की है। वह बहुत ही रोचक और मज़ेदार प्रसंग है। यह पुस्तक खरीदें। हमसे चर्चा के लिए सर समय निकालने हाँ, के लिए मैं बहुत-बहुत एक आखिरी बात जी, और करना हाँ, चाहता हूँ कि ज़रूर, इस ज़रूर। पुस्तक की जो प्रस्तावना लिखी है ना, वो ज्योतिरादित्य जी सिंधिया ने लिखी जी, और वो बहुत क्रिकेट के प्रशंसक हैं और मुझे मालूम है कि उनके पिताजी से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और वो भी एक बार तो ये बात कर रहे थे, गावस्कर साहब कह रहे थे कि भाई चेतन चौहान के बाद दूसरा कौन ओपनिंग बैट्समैन रहेगा? तो वो अच्छा खेलते थे क्रिकेट, लोग ये कहने लगे थे कि माधवराव जी सिंधिया उनके साथ ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेल सकते हैं। तो ये तमाम सिंधिया परिवार से मेरे काफ़ी संबंध रहे हैं और इसी कारण उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी और इंदौर का जो कमेंट्री बॉक्स है इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो मेरे नाम से उन्होंने किया है। मैं समझता हूँ कि हिंदी भाषा के लिए ये एक बहुत दुनिया में भारत में पहला स्टेडियम ऐसा होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जहाँ हो रहा है और कमेंट्री बॉक्स का नाम किसी कमेंटेटर के नाम पे है। तो मेरे नाम इट इज़ अब ये जाना जाता है सुशील दोषी कमेंट्री बॉक्स, इंदौर के होलकर स्टेडियम में। बहुत-बहुत सर बधाई और शुभकामनाएँ भी। यह मेरे लिए भी नई जानकारी थी, हालाँकि इस पुस्तक के कवर पर भी वह चित्र लगा हुआ है जी, जी, हाँ जी। और लिखा हुआ है इस पर पद्मश्री सुशील दोषी कमेंटेटर्स बॉक्स। तो आप समझ सकते हैं कि रेडियो कमेंट्री अ, केवल कमेंट्री नहीं है, वह जीवन में आपको सम्मान भी दे सकती है और कोई भी क्षेत्र, जिसमें भी आप अपना करियर भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास जुनून हो, चाहत हो और पीछे परिवार का योगदान हो और बड़ों का आशीर्वाद हो। सुशील दोषी साहब ने शुरू से अंत तक हमने जो भी बात की है, उसमें याद किया है। उनकी हर किताब में कहीं न कहीं उनके पिताजी का ज़िक्र है, उनके परिवार का ज़िक्र है कि किस तरह से उन लोगों ने सहयोग दिया था आपकी इस दीवानगी के प्रति, इस जुनून के प्रति। सर बहुत-बहुत धन्यवाद समय निकालने का हमारे लिए और हम चाहेंगे आप ये सवाल में रह गया कि आगे कौन-सी किताब लेके आ रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत तेज़ी से ये जिस तरह से आप कमेंट्री करते रहे हैं और शब्दों का चयन विपरीत स्थितियों में भी कई बार आपके सामने ऐसी भी स्थितियाँ रही हैं जो लोग किताब पढ़ेंगे जानेंगे। ऐसी भी स्थितियाँ रही हैं कि कोई शब्द पहले से प्रचलित नहीं था और आपने तत्काल उसके लिए कोई एक नया शब्द दिया और शब्दावली गढ़ी। तो उसी तरह से अब आपकी किताबें आ रही हैं। तो अब अगली पुस्तक कौन-सी आ रही है? नहीं, मैं तो एक मुझे याद है कि मैंने एक शंका का गलियारा एक शब्द दिया था जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, जी, जी। का मैंने जब शंका का गलियारा शब्द दिया तो सब लोग वाह वाह कर उठे कि यार शंका का गलियारा तो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी से भी बढ़िया है क्योंकि वहां बैट्समैन को पता नहीं चलता कि ये अंदर आएगी गेंद या बाहर आएगी, खेलना चाहिए या छोड़ना चाहिए। मनुष्य के जो बल्लेबाज के मन में शंका का गलियारे की तरह होता है। तो ये शब्द लोगों को बहुत पसंद आया, अचानक मेरे मुंह से निकला था। मैं कभी सोच कर नहीं जाता, मैं ऐसे चला जाता हूँ कमेंट्री करने और अपनी कल्पना शक्ति को खुला छोड़ता हूँ और दिल से महसूस करता हूँ, दिल से बोलने की कोशिश करता हूँ। लिखने में भी मैं यही काम करता हूँ कि दिल से महसूस करता हूँ और फिर कलम से आपके दिलों को छूने की कोशिश करता हूँ। आप उसमें बहुत सफल रहे हैं सर, ऐसे ही लिखते रहें, कुछ और किताबें आएँ और हमारे क्रिकेट के प्रेमियों को, पुस्तक प्रेमियों को पढ़ने-लिखने वालों को आपके बहाने एक पूरा कालखंड बार-बार उनके सामने आता रहे। नए लड़के जो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनको प्रेरणा मिल सके, उनको दिशा मिल सके, उनको मार्गदर्शन मिल सके जो आपकी पुस्तकों में है। बाकायदा आपने तो स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि किस तरह से वो चाहें तो अपना करियर इन क्षेत्रों में भी बना सकते हैं। बहुत-बहुत आभार आपका। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी मेरा हार्दिक नमस्कार।